मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि भगत सिंह जैसे महान योद्धा को, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी योद्धा को राष्ट्रपुत्र की उपाधि नहीं दी जाती। देनी चाहिए इनको राष्ट्रपुत्र की उपाधि। वो झुका नहीं तूफानों से, वो डरा नहीं तलवारों से, जिसने खेला अस्कर मौत से, वो पैदा हुआ अंगारों से। इनकलाब की गूंज आज भी भारत के कण कण में है, वो भगत सिंह का खून नहीं, वो आग बहती रग रग में है। शहीद ये आजम भगत सिंह, ऐसे महान व्यक्ति का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंगा में होता है, जो वर्तमान में पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती। इनका परिवार देशभक्ति वाला परिवार था, क्रांतिकारी परिवार था, योद्धा परिवार था। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिताजी और दोनों चाचा जेल में थे। सोचो कितना क्रांतिकारी परिवार होगा, कितना बहादुर परिवार होगा, जिसका पूरा परिवार क्रांति की आग में लग रहा था, क्रांति से लड़ रहा था, और उस परिवार में कोई बेटे का जन्म होता है। सोचो वो कितना बहादुर होगा, वो कितना क्रांतिकारी होगा। इनकी माता बहुत ही संस्कारी थी, जिन्होंने इनको साहस, बलिदान, त्याग व मानवता के बारे में समझाया, उनके बारे में सिखाया। इनके चाचा अजीत सिंह और सुवर्ण सिंह दोनों ही अंग्रेजों के एकदम कट्टर थे। उसको बचपन से ही क्रांति की बातें समझने लगी। जिस उम्र में और बच्चे खेलते रहते थे, वो क्रांति की बातें कर रहे थे, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार जिस वातावरण में आप रहते हो वैसा ही आप बन जाते हो। ये बचपन से बड़े क्रांतिकारी, बहादुर व जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। एक क्वेश्चन करते थे कि पिताजी ये क्रांति क्या होती है, क्रांति क्यों होती है, अंग्रेजों को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। इनके बचपन की खेत की एक घटना जुड़ी हुई। एक बार अपने पिताजी के साथ खेत में गए हुए थे और खेत में जाने के बाद कुछ जोत रहे थे, कुछ बीज बो रहे थे। तो इनके पिता ने पूछा कि बेटे ये क्या कर रहा है, क्या बो रहा है। उसने कहा कि पिताजी मैं बंदूक बो रहा हूँ, और जब ये उगेंगी तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देंगे। सोचो यारो कितना बहादुर योद्धा होगा, कितना क्रांतिकारी योद्धा होगा, जो बचपन में ऐसी बातें कर रहा था, जो उम्र खेलने कूदने की थी उसमें क्रांति की बातें कर रहा था। इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तब वे लाहौर में पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ये घटना इनके कानों तक पहुंची, ये तुरंत वहां से उठे और तुरंत उठ के पैदल चल दिए अमृतसर के लिए। आप सोचिए वो कितना क्रांतिकारी, कितना बहादुर योद्धा होगा, उसके सीने में कितनी भयंकर आग होगी। वो 12 साल का लड़का और 12 मील की दूरी पैदल चल के जाना, लाहौर से अमृतसर तक, जलियांवाला बाग तक। कितना बहादुर योद्धा रहा होगा। यही इनकी जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने जलियांवाला बाग पहुंचकर उस जगह को देखा जहाँ पे हजारों मासूमों की जान बेरहमी से चली गई, उनका बलिदान हो गया था। ये सब देखकर उन्होंने उस मिट्टी को हाथ से उठाया, उस मिट्टी को चूमा, उस मिट्टी को एक बोतल में भरा और बोतल में भर के अपने साथ ले आई और अलमारी में ला के रख दिया। वो जिंदगी भर तक उसकी प्रेरणा का स्रोत बनी। तो वे जलियांवाला बाग में उस जगह को देख रहे थे तो इन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा। जब स्थानीय लोगों ने उस घटना का इनको आंखों देखा वर्णन बताया तो इनका दिल में एकदम आग लग गई। घर आए, घर आने के बाद इनको रात को नींद नहीं आई। इस घटना ने उनको सोने नहीं दिया। 1920-21 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसका उद्देश्य था सरकारी स्कूलों को छोड़ना, सरकारी कार्यालय को छोड़ना, सरकारी वस्त्रों का यानी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। भगत सिंह तभी एक अंग्रेज शासन से जुड़ी हुई विद्यालय में पढ़ रहे थे। उन्होंने तुरंत उस विद्यालय को छोड़ा और नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में चले गए पढ़ने के लिए, जो अंग्रेज शासन से नहीं जुड़ा था, और ऐसे योगा आंदोलन में कूद पड़ी, क्रांति शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ा दुख इनको तब हुआ जब गांधी जी ने 4 फरवरी 1922 को हुई चोरी चोरा हत्याकांड के कारण 12 फरवरी 1922 को ऐसे योगा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तब भगत सिंह शपथ लेते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाला जा सकता, देश आजाद नहीं हो सकता, इसके लिए क्रांति करनी होगी। और उन्होंने चुना क्रांति का रास्ता। करम दल के नेता, पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड ने और फिर बाद में असहयोग आंदोलन ने इनके देशभक्ति की भावना को बहुत मजबूत कर दिया, सीने में आग लगा दी, क्रांति के लिए जोश पैदा। जब ये 16 वर्ष के थे तब इनके परिवार में इनके विवाह की बातें शुरू हुई, तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि वो अपना जीवन देश को समर्पित कर चुके थे, वो क्रांति में कूद चुके थे, वो विवाह करना नहीं चाहते थे और घर छोड़ दिया। वो थे क्रांतिकारी योद्धा भगत सिंह। 1926 को भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि भारत के नौजवानों में जागृति उत्पन्न करना, उनमें क्रांति पैदा करना, देशभक्ति की भावना को जागृत करना, जाति धर्म को कम करके संगठन मजबूत करना, एकता को बनाना और अंग्रेजों का पलटवार विरोध। भगत सिंह यहाँ के मुख्य नेता बने। वे लोगों तक जा जाकर बातें बताते, क्रांति जागृति पैदा करते। ये बाद में HSRA से जुड़ते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से, और वहां पे जुड़ने के बाद इनकी मुलाकात होती है चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, शिवराम राजगुरु,
और सुखदेव थापर जैसे महान क्रांतिकारी योद्धाओं से इनकी मुलाकात हुई और ये सभी मिलकर क्रांति को एक नई दिशा देते हैं। एक क्रांति कर रहे थे जब 1928 में अंग्रेजों का एक कमीशन आता है, साइमन कमीशन। इसमें 7 सदस्य थे लेकिन एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका भारत में विरोध होना जायज बात थी। जब ये लाहौर में आए तो लाहौर में इनका विरोध किया लाला लाजपत राय के द्वारा। जब लाला लाजपत राय इनका विरोध कर रहे थे तब अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया। ये लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था पुलिसकर्मी जेम्स ए स्कॉट ने। और इस लाठीचार्ज घटना में लाला लाजपत राय के सिर पे लाठी की चोट पड़ती है और गहरी चोट आ जाती है और ये अस्पताल में भर्ती होती है। और भर्ती होने के 3-4 दिन बाद में 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। डेथ होने से पहले ये कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी अंग्रेज साम्राज्य के ताबूत में हर कील साबित होगी। और उसी वक्त भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल ने यह संकल्प लिया कि इस मौत का बदला लेकर रहेंगे। इन्होंने अंग्रेज पुलिसकर्मी जेम्स ए स्कॉट की गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। इनकी हर एक्टिविटी पे, हर गतिविधि पर नजर रखनी है और नजर रखी कि ये कब कार्यालय में आते और कब चले जाते। एक एक पल पर नजर रखी गई और वो दिन आता 17 दिसंबर 1928 का शाम 4 बजे, जब जेम्स ए स्कॉट की जगह अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स अपने कार्यालय से मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकलता है। जैसे निकलता तो क्रांतिकारी योद्धा एकदम निशाना लगा के तैनात थे और निकलते ही उन पे गोलियां की बरसात हो गई। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी योद्धाओं को लगा यही स्कॉट है और इन पर पहली गोली चलाई थी शिवराम राजगुरु, क्योंकि राजगुरु ऐचोक निशानेबाज थे। उन्होंने पहली गोली चलाई, ये गाड़ी से नीचे गिर गई। फिर दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली, 5वीं गोली, सारी गोली चलाई थी भगत सिंह। लगभग इन पर 8 गोलियों का वार किया गया। 8 गोलियां चलाई गई, उनमें से 7 गोली अकेले भगत सिंह ने चलाई थी और 1 गोली चलाई थी राजगुरु, जो पहली गोली थी। इस घटना के बाद क्रांतिकारी भाग रहे थे। तब एक अंग्रेज पुलिस चैन सिंह उनका पीछा करता है। चंद्रशेखर आजाद पीछे छुपे हुए थे, वे नजर रख रहे थे। चंद्रशेखर आजाद ने उठाए अपनी बंदूक और निशाना लगाया चैन सिंह और भागने में सफल हो गए। चंद्रशेखर आजाद एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी योद्धा थे जो अंग्रेजों के कभी पकड़ में नहीं आए। वो वहां से रफू दफू हो गए, 9-2-11 हो गए। इस घटना के बाद भगत सिंह ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी दाढ़ी कटवा ली ताकि कोई उनको पहचान ना सके। 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और ये बम उस जगह फेंका जहाँ पे लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। ये बम फेंकने का उद्देश्य सिर्फ ये था लोगों को डराना, लोगों को मारना नहीं। उन्होंने बम फेंकने के बाद पर्चे फेंके और उन पर्चों में लिखा गया था कि बैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, ताकि उन भारतीयों में क्रांतिकारी पैदा उत्पन्न हो और अंग्रेजों में भय उत्पन्न हो। और बम फेंकने के बाद में ये दोनों क्रांतिकारी योद्धा वहीं पे खड़े रहे, भागे नहीं और वहीं पे खड़े खड़े नारे लगाते रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और ये खुद चाहते थे कि हमें अब गिरफ्तार कर लिया जाए, ये खुद चाहते थे। तब अंग्रेज सरकार इनको गिरफ्तार करती और गिरफ्तार करके जेल में डाल देती। जब इनको जेल में डाला गया तो जेल में आंदोलन कर दिया, हड़ताल कर दी जेल में। क्योंकि जेल में क्या होता था कि जो भारतीय कैदी थे और दूसरी तरफ यूरोपीय कैदी थे, दोनों में भेदभाव किया जाता था। भारतीय कैदियों को ना तो अच्छा पौष्टिक खाना दिया जा रहा था, ना अच्छे कपड़े दिए जा रहे थे, ना पढ़ने के लिए किताबें दी जा रही थी, ना न्यूज़पेपर दिए जा रहे थे। लेकिन यूरोपीय कैदियों के लिए, अंग्रेज कैदियों के लिए ये सारी सुविधा उपलब्ध थी। तो भगत सिंह ने इसके लिए आंदोलन किया, भूख हड़ताल की। और एक भूख हड़ताल कई दिनों तक चलती रही और एक भूख हड़ताल करते करते 63 डेज यानी 63 दिन के बाद में इनका एक साथी जतिन दास की डेथ हो जाती है। तब अंग्रेज सरकार पे एकदम दबाव पड़ता है क्योंकि ये खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। अंग्रेज सरकार बहुत घबरा गई क्योंकि पूरे देश का प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा था। तब अंग्रेजों ने इनकी मांगों को स्वीकार किया। कुछ मांगों को अस्वीकार किया गया लेकिन ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलता रहा और अंत में अदालत ने यह डिसाइड किया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी होगी। और फांसी होने का कारण था सॉन्डर्स हत्या, जिनमें तीनों शामिल थे। इसलिए इन तीनों को उनकी हत्या के कारण फांसी की सजा हुई और इनको शहादत मिली 23 मार्च 1931 का दिन और शाम का 7 बजे का टाइम। सारे भारत में सन्नाटा छाया हुआ था। भारत के लाखों घरों में चूल्हे नहीं जले थे, सभी लोग शोक में डूबे हुए थे क्योंकि भारत के वो 3 शेर, वो 3 क्रांतिकारी योद्धा जो भारत माँ की मिट्टी में मिलने जा रहे थे और अंत में उनको फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को शाम को 7 बजे। उस दिन पूरा हिंदुस्तान रोया था, लाखों घरों में चूल्हे नहीं जले थे। ऐसे महान व्यक्ति थे क्रांतिकारी भगत सिंह।
मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि भगत सिंह जैसे महान योद्धा को, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी योद्धा को राष्ट्रपुत्र की उपाधि नहीं दी जाती। देनी चाहिए इनको राष्ट्रपुत्र की उपाधि। आप लिखिए कमेंट में, भारत का राष्ट्रपुत्र भगत सिंह। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।